हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल जनरल स्टडीज विद अभी में स्वागत करता हूँ। अब जब बात स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल की है तो क्यों ना आज हम अपने चैनल की शुरुआत इसी से करते हैं। आज हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अब चूंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, इस कारण से यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया हो, उन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं, जैसे कि आपका संघ लोक सेवा आयोग है। अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। अब अन्य सदस्य कितने होंगे, इसके बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति समय समय पर इनके सदस्यों का निर्धारण करते हैं। अगर हम इनकी योग्यता की बात करते हैं कि जो अध्यक्ष होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के और सदस्य होते हैं, तो उनमें योग्यता क्या होती है जिससे वो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य बनते हैं, तो संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान इस बारे में भी कुछ नहीं कहता है, अर्थात संविधान में इनके अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यताओं के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, एक बात है कि इसमें जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी में भी न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो, अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा में इन्हें न्यूनतम 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। जो भी यूपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष होते हैं उनमें से आधे सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है। अगर हम इनकी सेवा शर्तों की बात करें कि इनके वेतन, सेवा शर्तें, इस बारे में संविधान में क्या कहा गया है, तो संविधान इस बारे में भी मौन है। यह इसका निर्धारण कौन करता है, जो भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, अर्थात कितना इन्हें वेतन देना है, इनके जो भत्ते वगैरह हैं, इन सब का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करता है। क्या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, अर्थात एक बार रिटायर होने के बाद क्या ये दोबारा आ सकते हैं उसी पद पर। जैसे राष्ट्रपति में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, आर्टिकल 57 के तहत, अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो क्या वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों में भी लागू होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो संविधान में साफ कहा गया है कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अर्थात जो एक बार अध्यक्ष या सदस्य बन गया उसे दोबारा उसी आयोग का यानी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण करने की छूट नहीं दी गई है, अर्थात वो दोबारा किसी भी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि ये अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें, किसी के दबाव में आकर ना करें। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना है, तो इनका कार्यकाल संविधान में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति का 6 वर्ष, नियुक्ति से 6 वर्ष, अथवा इनकी आयु जो है 65 वर्ष। इनकी नियुक्ति जो है नियुक्ति से 6 वर्ष अथवा इनकी आयु 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तो उसमें इनका कार्यकाल होता है। पता चला कोई 60 वर्ष में अगर नियुक्त हुआ तो वो फिर 6 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष रहेगा, क्योंकि 65 वर्ष के बाद इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई 55 वर्ष में नियुक्त होता है तो वो 65 वर्ष तक नहीं रहेगा, वो सिर्फ 6 वर्ष तक ही अधिकतम रह सकता है, यानी 61 साल तक रहेगा। तो कार्यकाल के बारे में हो गया कि जो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अगर हम इनके कार्यों की बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग की संरचना हो गई, सदस्य के बारे में हो गया, लेकिन इनका कार्य क्या है,
तो अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन कराता है। जैसे आप देखते हैं अखिल भारतीय परीक्षाओं का, जो आपकी केंद्रीय परीक्षाएं होती हैं उनका आयोजन कराता है। यूपीएससी जैसे आईएएस, पीसीएस भी सब अखिल भारतीय परीक्षाएं हैं। इसके अलावा अन्य केंद्रीय भर्तियां होती हैं तो उनकी भी परीक्षाओं का आयोजन कराता है। फिर दूसरा कार्य इसका ये है कि अगर सरकार को किसी भी विषय में इनकी राय की आवश्यकता होती है तो वो सरकार के लिए सलाहकार की भूमिका भी निभाते हैं। और अगर संसद चाहे तो इनके कार्य क्षेत्र में विस्तार भी कर सकती है। संसद इनके कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, लेकिन अगर हम बात करें कि इनके जो कार्य हैं वो कम कौन कर सकता है तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। संसद को अधिकार है कि वो बढ़ा सकते हैं और राष्ट्रपति इनके कार्य क्षेत्र में कमी कर सकता है। अगर हम इनकी स्वतंत्रता की बात करते हैं कि ये अपना कार्य सुचारू रूप से करें, किसी के दबाव में आके ना करें, बिल्कुल पारदर्शी रूप में अपना कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो इनके लिए इन्हें ऐसी कौन सी सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। तो जैसा कि हमने बात की इनकी पदावधि की सुरक्षा है, अर्थात जैसे हमने बताया कि इसमें 65 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल, इनसे पहले इन्हें पद से नहीं निकाला जा सकता। बहुत ही रेयर कंडीशन में इन्हें पद से हटाया जा सकता है। और जैसे इनके वेतन भत्ते होते हैं तो जब तक इनकी नियुक्ति है और जिस पद पर वो नियुक्त हैं जब तक इनकी नियुक्ति है इनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। बढ़ा सकती है सरकार लेकिन कटौती नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा गया कि कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। वेतन भत्ते आदि जो हैं वो इनकी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब संचित निधि पर भारित होने का मतलब है कि इन्हें वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। इन पर कोई संसद में इनके लिए कोई मतदान नहीं होगा, वो तो आवश्यक ही है कि इन्हें प्राप्त होंगे। इसके लिए कोई मतदान नहीं होगा, ना संसद इनमें कटौती कर सकती है, बढ़ा जरूर सकती है लेकिन कटौती नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये किसी लालच में या किसी दबाव में ना आ जाए, इसके लिए उनके पुनर्नियुक्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे ये सब इन्हें स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं जो उनके कार्य की हैं। अगर हम जैसा कि हमने बताया कि इनमें और क्या विशेषता है तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी भी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। और जैसा कि हम कहते हैं कि यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, इन सब वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सब का एग्ज़ाम कराती, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो भ्रम पैदा करती है कि सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन, सेवा की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण, यहाँ तक कि नियुक्ति करने वाला निकाय यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसमें लोगों को सेलेक्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। नियुक्ति का काम यूपीएससी का नहीं है। ये सब काम जो आते हैं कि आपके वेतन निर्धारण, नियुक्ति, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, इन सब का काम जो करता है वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो है आपका कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग करता है। नियुक्ति का काम यूपीएससी का नहीं है, वो सिर्फ एक संस्था जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और उसके बाद वो भेज देती है कि ये हमारे सेलेक्ट किए हुए हैं, अब आप चाहें तो इनमें नियुक्ति करें या फिर ना करें। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो भी यूपीएससी करवाती है उनमें ज़्यादातर की नियुक्ति या कहें कि सभी की नियुक्ति हो जाती है। तो आज हमने यूपीएससी के बारे में बात की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और आपकी तैयारी में कारगर सिद्ध होगा। इसमें वीडियो में हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे अनुच्छेद 315 क्या कहता है, अनुच्छेद 316 क्या कहता है, उसे शामिल नहीं किया है। इसे आप हमारे YouTube चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।